नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना कोई वक्त गंवाए सीधे 1 मई 2011 की उस खौफनाक रात में चलेंगे जिसने पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा ऑपरेशन जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और दांव पर लगा था दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबटाबाद की उस रात की, द नाइट इन एबटाबाद। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इमेजिन कीजिए, एबटाबाद पाकिस्तान की एक बिल्कुल खामोश रात, लेकिन आसमान में कुछ ऐसा था जिसे वहां के रडार भी नहीं पकड़ पा रहे थे। ये थे अमेरिका के स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि न तो इनकी आवाज बाहर आए और न ही कोई मिलिट्री रडार इन्हें ट्रैक कर सके। बिल्कुल किसी भूत की तरह अदृश्य। तारीख थी 1 मई 2011 और रात के ठीक 10:30 बज रहे थे। इन मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर्स में 24 एलीट अमेरिकी नेवी सील्स बैठे थे जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? पाकिस्तानी सरकार या सेना को इसकी भनक तक नहीं थी। ये जांबाज कमांडो रडार के ठीक नीचे से उड़ते हुए एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे थे। अब यहां रुककर जरा 1 सेकंड के लिए सोचिए। दुनिया का सबसे वांटेड आदमी, एक अरबपति का बेटा जिसने ग्लोबल टेररिज्म का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया, आखिर वो पूरे 1 दशक तक यानी 10 सालों तक दुनिया की नजरों के सामने से कैसे गायब रहा? है ना हैरान करने वाली बात? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए देखते हैं उसके शुरुआती दिन कैसे एक बेहिसाब दौलत वाला इंसान कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा। इस शख्स के दिमाग को समझने के लिए हमें इसके अतीत को खंगालना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है सऊदी अरब के एक बेहद अमीर और ताकतवर परिवार से। इसके पिता एक मामूली मजदूर से सऊदी शाही परिवार के सबसे बड़े बिल्डर बन गए थे। 1957 में रियाद में जन्म लेने के बाद उसामा का जीवन एकदम बदल गया जब 1979 में उसने अफगान सोवियत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान का रुख किया। वहां उसने अपने परिवार की बेतहाशा दौलत का इस्तेमाल किया और विद्रोहियों को हथियार और पैसा दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब 1990 के खाड़ी युद्ध में उसने सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का विरोध किया। नतीजा, सऊदी सरकार ने उसकी नागरिकता छीन ली और उसे देश से ही निकाल बाहर किया। इसी उथल-पुथल के बीच साल 1988 में अल-कायदा की नींव रखी गई। अरबी में अल-कायदा का मतलब होता है द बेस यानी नींव। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो संगठन शुरुआत में सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए बना था, उसने अपना रास्ता बिल्कुल बदल लिया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क तैयार करना जो पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका पर सीधा और खतरनाक वार कर सके। और यहीं से शुरू होता है हमलों का वो खौफनाक सिलसिला, द रोड टू 9/11। 1990 के दशक में इन हमलों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ये एक तरह से अलार्म बेल्स थी। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में ट्रक बम धमाका हुआ। फिर 1998 में केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर एक साथ हमले हुए, जिनमें 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और फिर साल 2000 में यमन में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कोल पर हमला। सच कहूं तो ये सब बस एक ट्रेलर था उस महाविनाश का जो 2001 में दुनिया देखने वाली थी। 11 सितंबर 2001, एक ऐसी तारीख जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। 3000। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मासूम लोगों की जिंदगियां हैं जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और पेंसिल्वेनिया में एक ही सुबह में खत्म हो गई। इतिहास के इस सबसे भयानक आतंकी हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक आर पार की जंग छेड़ दी। और इसके बाद शुरू हुई 10 साल लंबी तलाश, इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट। 9/11 के तुरंत बाद क्या हुआ? उसामा ने अपने सारे फोन, लैपटॉप सब नष्ट कर दिए और अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ों की गुफाओं में गायब हो गया। CIA की ये जांच किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। ग्वांतानामो बे में आतंकियों से पूछताछ के दौरान पहली बार एक लीड मिली, अबू अहमद अल कुवैती। ये उसामा का सबसे भरोसेमंद कुरियर था। सालों तक CIA ने इस एक कुरियर का पीछा किया जो उन्हें खींच कर ले गया पाकिस्तान के एबटाबाद के एक रहस्यमयी कंपाउंड तक। और फिर वहां के अंदर की पक्की खबर निकालने के लिए उन्होंने एक फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव तक चला दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर CIA को इस खास घर पर ही इतना शक क्यों हुआ? ये कोई नॉर्मल घर नहीं था। ये आसपास के घरों से पूरे 8 गुना बड़ा था। इसकी दीवारें 12 से 18 फीट ऊंची थीं, जिन पर कांटेदार तार बिछे थे। और तो और बैल्कनी की दीवार भी 7 फीट ऊंची थी ताकि कोई अंदर ना झांक सके।
इस किले जैसे घर में न कोई इंटरनेट था, न टेलीफोन। यहां तक कि वे अपना कचरा भी बाहर फेंकने के बजाय अंदर ही जलाते थे। ये सब वास्तुशास्त्रीय विसंगतियां देखकर CIA को 100% यकीन हो गया कि अंदर कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट छिपा बैठा है। और इसी के साथ हम वापस उसी रात में लौटते हैं जब शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। महीनों की खुफिया प्लानिंग और रिहर्सल्स के बाद 1 मई 2011 की रात नेवी सील्स की टीम एक्शन में आ गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असल मैदान में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर उस कंपाउंड के ऊपर पहुंचा, उन ऊंची दीवारों की वजह से हवा के दबाव में अचानक बदलाव आया, जिसे एयर वॉर्टेक्स फ्लो कहते हैं। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर ने बैलेंस खो दिया और सीधा दीवार से टकराकर क्रैश हो गया। एकदम पैनिक का माहौल। लेकिन इन कमांडोज की ट्रेनिंग देखिए, बिना 1 सेकंड बर्बाद किए उन्होंने तुरंत प्लान बी लागू किया। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकले और अपना काम शुरू कर दिया। सील्स बिजली की रफ्तार से 4 टीमों में बंट गए। टीम अल्फा ने बाहर से पूरे कंपाउंड को सिक्योर किया। टीम ब्रावो सीधे गेस्ट हाउस और फर्स्ट फ्लोर पर घुसी, जहां उन्होंने कुरियर और उसके भाई को ढेर कर दिया। उधर टीम चार्ली सेकंड फ्लोर पर पहुंची और वहां ओसामा का बेटा खालिद मारा गया। ये पूरी टैक्टिकल क्लियरिंग इतनी फास्ट थी कि किसी को भी संभलने का एक पल भी नहीं मिला। और फिर टीम डेल्टा पहुंची सबसे ऊपर, तीसरी मंजिल पर। वहां एक छोटे से कमरे में ओसामा अपनी 2 पत्नियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। सील्स ने पलक झपकते ही उसे 2 गोलियां मारी और कुछ ही पलों बाद वॉशिंगटन में बैठे राष्ट्रपति ओबामा को सैटेलाइट फोन पर एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक मैसेज मिला। जेरोनिमो EKI यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी आखिरकार मारा गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन खुफिया राज की जो उस कंपाउंड के अंदर छिपे थे। आपको क्या लगता है, सील्स वहां से सिर्फ अपना टारगेट पूरा करके लौट आए? बिल्कुल नहीं। वहां से निकलने से पहले सील्स ने जो खुफिया खजाना बटोरा, वो हैरान करने वाला था। सिर्फ 40 मिनट के इस ऑपरेशन में उन्होंने 183 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लगभग 4,70,000 कंप्यूटर फाइल्स बरामद की। सोचिए, जो आदमी दुनिया से इतना कटा हुआ था, उसके पास अंदर इतना बड़ा डिजिटल जखीरा मौजूद था। और जब इन फाइल्स को खोला गया ना, तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आया। एक तरफ तो टेरर इंटेलिजेंस थी, अल-कायदा के टॉप सीक्रेट रणनीतियां, भविष्य के हमलों के प्लान्स और उसामा के हाथ से लिखे हुए जर्नल्स। लेकिन दूसरी तरफ एकदम बेतुका पॉप कल्चर। वहां डिज्नी की फिल्में थी, सुपर मारियो जैसे वीडियो गेम्स थे और भारी मात्रा में अडल्ट कंटेंट भी। एक ग्लोबल टेरर मास्टरमाइंड के खतरनाक मंसूबे और 4 दीवारी के अंदर उसका अजीब सा एकाकी जीवन। ये कंट्रास्ट सच में काफी शॉकिंग था। इसके बाद ओसामा के शव को तुरंत अफगानिस्तान ले जाया गया और फिर वहां से USS कार्ल विंसन नाम के अमेरिकी युद्धपोत पर इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक शव को नहलाया गया, सफ़ेद कफन में लपेटा गया और फिर अरब सागर में लगभग 3000 मीटर की गहराई में दफना दिया गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। मकसद ये था कि सद्दाम हुसैन की तरह ओसामा की कब्र भी भविष्य में आतंकवादियों के लिए कोई तीर्थस्थल न बन सके। तो दोस्तों, इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ एक मास्टरमाइंड को खत्म कर देने से उसकी पूरी विचारधारा खत्म हो जाती है, या फिर ये उस विचारधारा को एक नया रूप लेने और इवॉल्व होने के लिए मजबूर कर देती है? इस 10 साल लंबे मैनहंट ने एक चैप्टर तो जरूर क्लोज कर दिया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई की असल सच्चाई भी दुनिया के सामने रख दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।